नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि आज हम सभी जानने वाले हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किस तरह हुई, आखिर किस तरह नंद वंश का अंत हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से युद्ध लड़े, इन सब के बारे में बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास में हम सभी जानने वाले हैं। आज की क्लास आदित्य बैच की क्लास नंबर 24 है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास की। यहाँ पर नंबर में हो सकता है कुछ एक दो कम ज़्यादा हो सकता है, देख लीजिएगा। 24 क्लास है मेरे हिसाब से। तो चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से शासन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। नंद वंश के बाद मगध पर एक नया वंश शासन करेगा जिसे हम मौर्य वंश कहेंगे। और इस वंश की स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा की गई, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा और ये हेडिंग डाल लीजिए कि मौर्य वंश की स्थापना। मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने नंद वंश आपको पढ़ाया था तो, और सिकंदर का आक्रमण भी जब भारत पर हुआ, वो जब मैं पढ़ा रहा था पिछली वाली क्लास में, तब भी इस बात का मैंने जिक्र किया था कि जब सिकंदर का आक्रमण अफगानिस्तान के एरिया से होने लगा था, जब सिकंदर ने तक्षशिला पर आक्रमण किया था और आम्भी जो वहाँ का शासक हुआ करता था उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो क्या हुआ था, तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वहाँ के आचार्य हुआ करते थे आचार्य चाणक्य। और आचार्य चाणक्य उसी वक्त वहाँ से निकलते हैं और आते हैं मगध पर यह सूचना देने, क्योंकि जो भारत था उस पर उस समय मगध का ही शासन चल रहा था। तो वह यह बताने आते हैं कि जो सिकंदर है वो तक्षशिला तक पहुंच चुका है, अब वह पुरु राज्य पर भी हमला करने वाला है। तो हे राजन, आप तैयार हो जाइए, आप इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। तो मगध साम्राज्य उस समय सबसे शक्तिशाली हुआ करता था, इसलिए चाणक्य मगध साम्राज्य के राजा धनानंद के पास आए। उस समय नंद वंश का शासन था और उन्होंने सहायता मांगी, उन्हें जागरूक किया कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, आप अपनी सेना तैयार कर दीजिए। लेकिन धनानंद बहुत ही दुष्ट किस्म का शासक था, बहुत ही मूर्ख शासक था। उसने क्या किया कि उसने चाणक्य का अपमान कर दिया। उन्होंने चाणक्य का बहुत ज़्यादा अपमान किया, अपने दरबार से ढकेल दिया, निकाल दिया। कहीं कहीं ये भी जिक्र मिलता है पैर मार दिया चाणक्य जी को। और इस बात से चाणक्य जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत अपनी शिखा खोल दी और उसी समय दरबार में शपथ ली कि जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा, यानी कि जो चोटी होती है, ब्राह्मण जो होते हैं वो शिखा जरूर रखते हैं, जो पंडित आचार्य होते हैं शिखा जरूर रखते हैं, एक चोटी होती है उसे शिखा कहा जाता है। तो उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा, और वहां से चल देते हैं। जब मगध साम्राज्य से वो लौट रहे होते हैं तक्षशिला की तरफ, तभी रास्ते में उन्हें एक बालक दिखाई दे रहा होता है जो राजकीलम खेल खेल रहा था। अब यहीं से शुरुआत होती है। मैं लिंक करते हुए आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें बताऊंगा कि रास्ते में लौटते वक्त वो देखते हैं कि एक बालक है जो 3-4 बच्चों के साथ राजकीलम खेल खेल रहा था। अब भैया ये राजकीलम खेल क्या होता है, इस खेल में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उसमें कोई एक राजा बन जाता है और सभी लोग प्रजा बन जाते हैं। और फिर क्या होता है कि कोई चोरी करता है तो उसका डिसीजन सुनाते हैं। यानी कि खेल खेल में राजा बनना जो होता है, जैसे छोटे बच्चे अक्सर राजा बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ऐसे ही ये तब के समय का क्या था, खेल हुआ करता था। और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य नाम का जो लड़का था वो राजा बना हुआ था। वह क्या कर रहा था, वह राजकीलम खेल खेल रहा था। और क्या होता है कि वो राजा बना था लड़का और वो डिसीजन सुना रहा था। जो चंद्रगुप्त नाम का लड़का था वो सबको डिसीजन सुना रहा था। चाणक्य उसी रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने चंद्रगुप्त का डिसीजन सुना, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को देखा और उसने यह अंदाजा लगा दिया कि यह बालक बहुत ही बुद्धिमान होगा और एक महान सम्राट बनेगा। यानी कि उस बालक को देखते ही, उसके डिसीजन मेकिंग को देखते ही
उसे यह आभास हो गया, चाणक्य को यह आभास हो गया कि यह वही बालक हो सकता है जो मेरी मदद करेगा नंद वंश के अंत करने में। और उसी वक्त क्या होता है कि यह राजकीलम खेल कौन सा लड़का खेल रहा था? तो चंद्रगुप्त नाम का लड़का खेल रहा था। उस समय बाल्यावस्था में थे चंद्रगुप्त, यही आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य बनेंगे। और चंद्रगुप्त खेल रहे थे और उसी वक्त उस लड़के को आचार्य चाणक्य खरीद लेते हैं, क्योंकि जो चंद्रगुप्त थे वो शिकारियों के यहाँ रहा करते थे, यानी कि कहने का मतलब एक तरह का शिकारी होते थे। तो वो छोटे छोटे बच्चों को रख लेते थे, वो बड़े होते थे फिर उनसे भी शिकार कराते थे, बच्चों से शिकार कराते थे। तो ये शिकारी के यहाँ रहा करते थे। और आचार्य चाणक्य ने 1000 करशापण मुद्रा देकर, उस समय की मुद्रा को करशापण कहते हैं, करशापण मुद्रा देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया था। बस वैसे जानिए, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे नोट्स में आपको मेरे लिखा हुआ मिल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 करशापण, 1000 करशापण, या आप कह सकते हैं 1000 स्वर्ण मुद्रा में, 1000 करशापण मुद्रा में खरीद लिया। इस बालक को चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य ने 1000 करशापण मुद्रा में खरीद लिया था और फिर उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। इस बालक को कहाँ ले गए? तो आप कहेंगे इस बालक को तक्षशिला ले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ के ये आचार्य हुआ करते थे, यहाँ पर ले गए। वर्तमान में ये तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहाँ पर ले गए और वहीं पर इस बालक को शिक्षा दीक्षा दी, युद्ध कला में पारंगत किया, युद्ध कला सिखाई, युद्ध नीति सिखाई, यानी सारी चीज़ों में दर्शन, जितने भी ज्ञान की चीज़ें थी सबसे इन्हें शिक्षित कर दिया। किनको? चंद्रगुप्त को। और यही चंद्रगुप्त यानी कि यही लड़का बनेगा आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी की सहायता से जब ये बड़े हो जाते हैं फिर धीरे धीरे कर कर चाणक्य की नेतृत्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, या आप कह सकते हैं चाणक्य इनके गुरु थे, तो इनके मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त चलते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद यानी कि धनानंद जिसे हम कहते हैं उसका अंत करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें थी कि आखिर चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह मिले, ये मैंने बता दी। अब किस तरह इन्होंने नंद वंश का अंत किया, तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया था सिकंदर पढ़ाते वक्त, ये बात ध्यान रखिएगा कि सिकंदर का आक्रमण धनानंद के शासनकाल में हुआ है। कई स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो जब ये बड़े हो जाते हैं, सारी शिक्षा दीक्षा इनको दे दी जाती है, पारंगत हो जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की मदद लेते हैं, बहुत सारे राज्यों से दोस्ती बनाते हैं और फिर ये नंद वंश पर आक्रमण करते हैं, मगध साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और फिर उस साम्राज्य का अंत करते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं मगध साम्राज्य पर, जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 322 बीसी में, मैंने धनानंद पढ़ाते वक्त आपको बताया भी था इसके बारे में, 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, चाणक्य के मार्गदर्शन से धनानंद का अंत करते हैं, धनानंद का अंत करते हैं तथा नंद वंश पर एक नए वंश की स्थापना करते हैं। आप कह सकते हैं मगध साम्राज्य पर एक नए वंश की स्थापना करते हैं, मगध साम्राज्य पर एक नए वंश की स्थापना करते हैं, एक नए वंश की स्थापना करते हैं, वंश की स्थापना करते हैं। तो चाणक्य की सहायता से या मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में धनानंद का अंत करते हैं, धनानंद का अंत करते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जिस वंश को हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। ये वंश जो है इसके संस्थापक कौन है, आपसे कभी भी पूछा जाए तो मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कौन से वंश की स्थापना करते हैं? मौर्य वंश की।
मैं आपको बता दूं, क्या आसानी से एक बार में ही धनानंद का अंत कर दिया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। धनानंद बहुत ही शक्तिशाली शासक था। धनानंद वही वाला है जिसकी सेना को देखकर सिकंदर भारत से वापस लौट गया। तो क्या वो वह कमजोर शासक था? बिल्कुल नहीं। मूर्ख शासक था, बहुत ही विलासी शासक था, लालची शासक था। जनता पर बहुत ज्यादा क्या किया था उसने? अत्याचार किया था। जनता खुश नहीं थी धनानंद से, और यही कारण बना इसके अंत का। और साथ में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बार आक्रमण किया है धनानंद पर। कई बार आक्रमण के पश्चात वह खत्म कर पाया है नंद वंश को। एक बार नहीं, कई बार। लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। बस ये बात हमें समझ लेनी है कि जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इतने बातें आपको क्लियर होगी। मैं देख लेता हूँ वीडियो सही चल रही है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। फटाफट नोट करिए। चलिए अब हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ और बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। फटाफट इरेज करते हैं। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, बहुत ही आनंद आने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो बता दीजिएगा। अच्छा, इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उस बात की आपको दिक्कत नहीं लेनी है। और चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, कई जगह पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था। तो जाति की अगर हम बात करें इनकी, तो कई इतिहासकार, या आप कह सकते हैं कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त को, किसको भैया? चंद्रगुप्त को शूद्र जाति का मानते हैं। किस जाति का मानते हैं? तो आप कहेंगे कि भैया शूद्र जाति का मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, शूद्र जाति का मानते हैं। अगर हम बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। ये किस जाति से थे, इस पर अगर हम चर्चा करें, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त को शूद्र जाति का मानते हैं, क्योंकि एक रचना है मुद्रा राक्षस। इस बात की जानकारी किसमें मिलती है कि शूद्र जाति के थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो एक रचना है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाम की एक पुस्तक है। मुद्रा राक्षस नाम की एक क्या है? पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे भैया इस पुस्तक के लेखक हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त ने ये पुस्तक लिखी थी मुद्रा राक्षस। और इसमें क्या है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का बताया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो कहेंगे भैया कि मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। वृषल कहा गया है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, SSC में कई बार पूछा गया है कि किस शासक को मुद्रा राक्षस में वृषल कहा गया है। तो वृषल कहा गया है किसमें? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को। वृषल का अर्थ क्या होता है? तो वृषल का अर्थ होता है निम्न जाति का। निम्न जाति का। अब भैया कुछ इतिहासकार तो इसे मान लेते हैं, या कई कह सकते हैं इसे मान लेते हैं इस चीज पर कि यह शूद्र जाति तक का था। लेकिन अधिकतर इतिहासकार इसे क्षत्रिय जाति का मानते हैं, इसे मौर्य क्षत्रिय मानते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि प्राचीन काल में क्या था? विद्या जो ग्रहण करने का अधिकार था वो ब्राह्मणों को था या तो क्षत्रियों को था। या तो ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण कर सकता था या तो क्षत्रिय शिक्षा ग्रहण कर सकता था, और वर्ग मुख्यतः शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे। और चाणक्य जो थे वो एक ब्राह्मण थे, इसलिए अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि चाणक्य एक ब्राह्मण थे तो वो क्षत्रिय को ही शिक्षा देंगे। अच्छा, आप जानते होंगे कि प्राचीन काल में जो रक्षा करने का काम है वो क्षत्रिय का है, राजा बनने का काम किसका है? क्षत्रिय का है। और चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय जाति का माना गया है। अधिकतर विद्वान क्षत्रिय जाति का मानते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था और चाणक्य इन बातों पर विश्वास रखते थे। ओके, इतनी बात आप समझ लीजिए, बस ज़्यादा नहीं जानना है इनके बारे में। बस वैसे मैं बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें भी जाननी चाहिए क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, तो मैं आपको बताना चाहता था। अगर मैं बात करूँ तो अधिकतर इतिहासकार, अधिकतर इन सभी में बहुत सारी क्या है? विरोधाभास है, यानी कि कुछ कोई और मानता है, कुछ कोई और मानता है। पूर्णतः क्लियरिटी नहीं है कि आखिर ये किस जाति के थे। तो इसमें हमेशा ऐसे लड़ाई हुआ करती है, इतिहासकारों में मतभेद रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम जाने अधिकतर इतिहासकार क्या मानते हैं, तो अधिकतर इतिहासकार
चंद्रगुप्त को क्या मानते हैं? तो चंद्रगुप्त को मौर्य क्षत्रिय मानते हैं। चंद्रगुप्त को मौर्य क्षत्रिय मानते हैं, यानी कि ये मौर्य वंश के क्षत्रिय हैं। और ये मौर्य क्षत्रिय कहाँ पर रहते थे? तो मौर्य जनपद में रहते थे, मौर्य जनपद में रहा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि जो ये मौर्य जनपद था, इन लोगों का अंत भी आप कह सकते हैं इन पर आक्रमण नंदों के द्वारा किया गया था। ऐसा भी रीजन माना जाता है कई जगह कि मौर्य जनपद पर नंदों ने भी आक्रमण किया था। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी इनकी जाति को लेकर, इनकी जाति को लेकर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि नंदों के अंत और मौर्य साम्राज्य के स्थापना के बारे में किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? आपसे ये पूछ सकता है कि मौर्यों के अंत और मौर्यों के नहीं, नंदों के अंत और नंदों के अत्याचारों तथा मौर्यों के उदय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो आप कहेंगे भैया मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की रचना है, इनसे हमें क्या एक जानकारी और मिलती है, किस पुस्तक से? तो आप कहेंगे मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक से और जानकारी क्या मिलती है? तो आप कहेंगे भैया इससे मिलती है जानकारी कि इसमें नंदों के अत्याचारों का वर्णन है, नंदों के अत्याचारों का वर्णन है कि आखिर नंदों ने जनता पर कितने अत्याचार किए थे, तो अत्याचारों का वर्णन है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि नंदों के अत्याचारों के साथ साथ नंदों के अंत का भी वर्णन है, नंदों के अंत का भी वर्णन है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें तो मौर्यों के उदय का भी वर्णन है इसी में, मौर्यों के उदय का वर्णन है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आप इसे नोट करिए, फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। फटाफट मैं नोट करता हूँ, इरेज करता हूँ इसे, सॉरी, और फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा जुकाम हो गया है तो दिक्कत है थोड़ा, चलिए बात करते हैं। अब इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई, जो बेसिक चीज़ें थी। मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अब एक दो बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि रिकॉर्डिंग ऑन थी लेकिन फाइल सेव ही नहीं हुई। अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं कि जो मौर्य वंश की स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इतनी चीज़ें आप जान गए हैं, इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पर मौर्य वंश डालते हैं, मौर्य वंश। अभी भी मौर्य वंश ही चल रहा था लेकिन हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे। मैंने आपको पहली चीज़ क्या बताई, नोट करते हुए चलिएगा। मैंने इनके संस्थापक का नाम आपको बताया, संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। 322 बीसी में इस वंश की स्थापना हुई थी। अच्छा, अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, इनसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। मैंने अभी तो आपको नाम भी बताया है, आचार्य चाणक्य के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो आप कहेंगे इनके गुरु का नाम था चाणक्य, जिन्हें हम आचार्य चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं। इनके उपनामों से बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में बनते हैं कि आखिर इनके उपनाम क्या क्या हैं। तो नोट कर लीजिए इसी वक्त फटाक से कि भैया आचार्य चाणक्य के उपनाम क्या हैं। इनके गुरु जो हैं, इनके उपनाम कौन कौन से हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो भैया आचार्य चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता है। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे ये। और क्या कहा जाता है? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इनका उपनाम क्या है? विष्णुगुप्त है। और चाणक्य तो इनका नाम है ही। अच्छा, इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे और क्रोध बहुत जल्दी आता था चाणक्य को। एक कहानी इससे रिलेटेड है कि एक बार क्या होता है, ये रास्ते से जा रहे होते हैं और इनके पाँव में एक कुश होता है, उसमें कांटे होते हैं। कुश आप जानते होंगे, कई चीज़ें बनाई जाती हैं उससे, जैसे पूजा करने वाली आसनी जो होती है उससे बन जाती है। या कुश आपने पूजा करते वक्त आपने पहना होगा, कभी हवन हुई होगी तो कुश पहनाए जाते हैं, आप जानते होंगे, जो हिंदू धर्म के होंगे। तो वो कुश गड़ गया था इनके पाँव में। फिर ये इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए कि तुरंत क्या किया, क्रोध आता था तो उस चीज़ को जड़ से समाप्त कर देते थे आचार्य चाणक्य। कहने का मतलब कि गुस्सा आया, जैसे नंद वंश के शासक धनानंद ने अपमान किया चाणक्य का,
तो नंद वंश का समूल विनाश कर दिया, यानी कि एकदम जड़ से खत्म कर दिया इस वंश को। इतने ज्यादा बुद्धिमान थे और क्रोध बहुत जल्दी आता था। अच्छा, आप जानते भी होंगे कहानियों में ब्राह्मणों को क्रोध आता है, जो विद्वान होते हैं उनको क्रोध जल्दी आ जाता है। तो चाणक्य को क्रोध बहुत जल्दी आता था। तो कुश की कांटा क्या हुआ, पैर में चुभ गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। फिर तुरंत क्या किया कि कुश के किनारों की जो जड़ होती है उसके किनारे में गड्ढा किया और जो मट्ठा होता है उसे डाल दिया, और इससे क्या होगा कि कुश पूरा जड़ सहित सूख जाएगा। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि चाणक्य जिससे क्रोधित होते थे उसका समूल विनाश कर देते थे। आप कभी भी किसी पेड़ में अगर जड़ में मट्ठा डालेंगे तो वो वैसे ही क्या सूख जाएगा अगर खोद कर डाल दिया जाएगा। तो इतने ज़्यादा बुद्धिमान और क्रोधी व्यक्ति थे चाणक्य, इसलिए सभी इनसे डरते थे और चंद्रगुप्त इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। थोड़ा ये चीज़ें एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग लगी इतनी चीज़ों के बारे में। अच्छा, इनकी एक पुस्तक थी, चाणक्य ने एक पुस्तक भी लिखी थी, आचार्य चाणक्य ने एक पुस्तक भी लिखी थी, और परीक्षा में उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर इनकी पुस्तक का क्या नाम है। भैया, इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसे इकोनॉमिक्स नहीं समझिएगा, इसका नाम सिर्फ अर्थशास्त्र है। लेकिन यह पुस्तक क्या है, राजनीति से संबंधित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो यह राजनीति से संबंधित है, यह राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो अर्थशास्त्र जानकर इकोनॉमिक्स पर टिक लगा दो, उसमें ऑप्शन में इकोनॉमिक्स जरूर दिया होगा, तो इकोनॉमिक्स पर टिक लगा दो कि भैया अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स से ही संबंधित है। ये विषय अर्थशास्त्र नहीं है, इनकी पुस्तक का सिर्फ नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह राजनीति से संबंधित है। अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य को क्या कहा जाता है, तो आप लिख लीजिएगा कि आचार्य चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। आप नोट कर लिख लीजिएगा कि इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इनको भारत का क्या कहा जाता है, मैकियावेली कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये भी एक विद्वान थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस नाम करके, जो राज्य से संबंधित थी, और इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में बताया है, इनका नाम आचार्य चाणक्य था, इनका उपनाम कौटिल्य विष्णुगुप्त, इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, और ये पुस्तक जो है ये राजनीति से संबंधित है, और आचार्य चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो भैया राजधानी वही थी, आप ध्यान से समझिएगा, राजधानी वही थी जो इससे पहले होकर आ रही थी, वही वाली पाटलिपुत्र। राजधानी तब से यही है, पाटलिपुत्र। जब से कालाशोक ने पाटलिपुत्र किया, उसके बाद जितने भी शासक आएंगे उनकी राजधानी पाटलिपुत्र भी ही रहेगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पाटलिपुत्र को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, तो इसे पालीब्रोथा कहते हैं। ये बात आप लिख लीजिएगा कि पाटलिपुत्र को यूनानी ग्रंथों में, यूनानी पुस्तकों में अगर हम बात करें, या आप कह सकते हैं यूनानी इतिहासकारों ने, यूनानी पुस्तकों में क्या कहा गया है, आपसे पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र को यूनानी पुस्तकों में क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे पालीब्रोथा, पालीब्रोथा कहा गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनानों का आक्रमण, जो यूनानी थे उनका आक्रमण नंद वंश में और मौर्य वंश में ही होगा, वहां से बहुत लोग आएंगे। चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण अभी होगा, मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए यूनानी जो इतिहासकार थे, लेखक थे, उन्होंने यहाँ के नगरों का वर्णन किया, तो उन्होंने यूनानी भाषा में कुछ अलग शब्द का प्रयोग किया, यानी कि पाटलिपुत्र के लिए उन्होंने पालीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया। ऐसे चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा, एंड्रोकोट्स कहा, ऐसे ही हर चीज का नाम अलग अलग है। तो अभी हम बात करेंगे जो नाम है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। अच्छा, 322 BC में यह मगध का शासक बनता है कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। आज हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। 322 से 298 BC तक यह शासन करेगा, ये भी आपको पता होनी चाहिए बातें। अब हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। तो आप देखेंगे क्या होगा कि 305 BC में
सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण होगा, या आप कह सकते हैं मगध साम्राज्य पर आक्रमण होगा, या चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण होगा, और उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम जान ले कि आखिर इनकी पत्नी का क्या नाम था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था, तो आप कहेंगे भैया इनकी पत्नी का नाम था दुर्धरा, और इसी दुर्धरा का पुत्र था कौन, तो इसी दुर्धरा का पुत्र था बिंदुसार, जो अगला शासक बनेगा मौर्य साम्राज्य का। ओके, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें, एक पत्नी और थी, कई पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन प्रमुख पत्नियों में ये थी दुर्धरा, और दूसरी पत्नी का नाम मैं बताऊं तो हेलेना, और अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हेलेना, जिसे हम कार्नेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कार्नेलिया कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण। चलिए बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण, बेहतरीन तरीके से हम समझने वाले हैं। इसे मैं इरेज करता हूं। फटाफट इरेज करते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं, तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करता है कब, तो 305 बीसी में। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करता है। यह आक्रमण किस लिए होता है, तो आप कहेंगे कि सेल्यूकस निकेटर ने हाथियों के लिए चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था। क्यों किया था, क्योंकि प्राचीन काल में आप देखेंगे तो हाथियों की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है। हाथी जिसके पास अधिक है वह युद्ध जल्दी जीत जाएगा, ऐसा कहते थे इतिहासकार, कि उस समय माना जाता था कि जिसकी सेना में सबसे ज्यादा हाथी है भैया वो जीत जाएगा। तो मगध साम्राज्य की यही क्वालिटी थी कि उसके पास हाथी बहुत ज़्यादा थे, और इसके साथ साथ लोहा भी उसके पास बहुत ज़्यादा था। तो लोहे का प्रयोग शस्त्रों को बनाने में किया जाता था, और हाथियों का प्रयोग क्या किया जाता है, युद्ध में। अब हाथी क्या है कि घायल हो गया, गिर भी गया, तो गिरेगा तो कई लोगों को ले जाएगा, 50-60 लोगों को वैसे ही अपने लपेटे में ले लेगा गिर कर ही। तो इसीलिए हाथियों की भूमिका बहुत ज़्यादा थी, और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में हाथी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। आप देखेंगे धनानंद की ही सेना में लगभग 2000 हाथी हुआ करते थे। अच्छा, यूनानी जो थे वो हाथियों से अपरिचित थे। जब उन्होंने पहली बार यहाँ पर हाथी देखा तो बहुत अजीब प्राणी समझा हाथी को, कि भैया ये कौन आ गया, ये कौन सा जीव है जिसकी सूंड ऊड़ है। तो यूनानी शासक बहुत कम ही परिचित थे किससे, हाथी जो जीव था, जो जानवर है हाथी, एलिफेंट, उससे नहीं परिचित थे। तो जब उन्होंने भारत में पहली बार हाथी को देखा, युद्ध लड़ते देखा, तो उन्हें लगा कि हाथी बहुत ही जरूरी है युद्धों के लिए, बहुत आसानी से, क्योंकि हाथी पर कोई 1-2 लोग सबसे ऊपर बैठ जाते हैं तो वहां पर कुछ लगता भी नहीं है, वहां से वो भी मारा करेंगे, और हाथी कुचलते जाता है सबको जो रास्ते में आते हैं। इसलिए प्राचीन काल में क्या है, हाथियों की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है युद्धों में। लेकिन आप देखेंगे यही मध्यकालीन भारत में, तो वहां पर घोड़ों की, जो तुर्की घोड़े होते हैं उनकी जो है उपलब्धता, या आप कह सकते हैं तुर्की घोड़ों की जो महत्व है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही समय समय पर सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। किसी समय नोकिया का ही फ़ोन बहुत काफ़ी होता था, यानी कि जब सबके पास फ़ोन नहीं होते थे तो एक छोटा सा कीबोर्ड वाला नोकिया का ही फ़ोन कोई ले आता था, तो सभी उसे ऐसे देखते थे जैसे लगता है अजूबा आ गया। लेकिन आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास 4G 5G नेटवर्क के फ़ोन है, कई लोगों के पास तो एप्पल के फ़ोन है। तो जैसे आज लोग एप्पल को देखते हैं, एप्पल मोबाइल कोई ले आए तो सभी ऐसे अजूबे की तरह देखते हैं, अरे एप्पल लिए हुए हैं। तो वैसे ही कभी समय था जिसके पास नोकिया का फ़ोन आ जाता था तो गांव-गांव से लोग देखने आते थे कि फ़ोन कैसा होता है। तो ऐसे ही हाथी का था एक समय कि हाथी का युद्धों में बहुत ज़्यादा महत्व था। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये युद्ध हुआ था हाथियों के लिए। अगर हम बात करें कि आखिर इसका कारण क्या था, इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या माना जाता है, तो एक तो इन्हें साम्राज्य विस्तार करना ही था सेल्यूकस निकेटर को। लेकिन प्रमुख कारण में बताया गया कि कारण ये था कि इस युद्ध का प्रमुख कारण था हाथी। हाथी प्राप्त करना प्रमुख कारण था, हाथी प्राप्त करना।
अच्छा, सेल्यूकस निकेटर को आप सभी जानते होंगे, मैंने पिछली वाली क्लास में ही बताया है कि यह सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। आप कहेंगे भैया ये सेल्यूकस कौन है, आपने इसके बारे में तो बताया ही नहीं। मैं बता देता हूँ फिर से, जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है। तो भैया ये सेल्यूकस निकेटर है, और यह सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। किसका सेनापति था? तो भैया ये सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का सेनापति हुआ करता था। सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। और जब मैंने आपको बताया था कि सिकंदर भारत से वापस जा रहा था तो उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक जल सेना, तो उसका नेतृत्व तो नियार्कस के हाथों में था, लेकिन जो थल सेना थी उसका नेतृत्व इसी के हाथों में था, जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, सिकंदर की मृत्यु के बाद ये सभी शासक बन जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। तो जो इधर वाला ये क्षेत्र होता है ये सेल्यूकस निकेटर को मिलता है। तब यह भारत पर आक्रमण करता है, मगध पर आक्रमण करता है। तो क्या होता है, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 बीसी में एक घमासान युद्ध होता है। एक तरफ है चंद्रगुप्त मौर्य, एक तरफ कौन है? तो आप कहेंगे एक तरफ है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और एक तरफ कौन है? तो निकेटर साहब है, सेल्यूकस। इस युद्ध में अगर हम बात करें, घमासान युद्ध हुआ था, लेकिन इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ था और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। अब भैया सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो गए। तब आप देखेंगे क्या होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कई चीज़ें मिलती है, उपहार मिलता है। अब जब भैया क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर हार गए, अब वो क्या हुआ कि हार गए तो भैया बंदी बनना पड़ेगा चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि एक चालाकी खेली। उन्होंने कहा कि मेरी एक पुत्री है हेलेना, जो आपको बहुत पसंद करती है, तो आप उसके साथ विवाह कर दीजिए। अब विवाह करेंगे तो भारतीय लोग दहेज कैसे ना लें, दहेज तो पक्का लेंगे भैया। ये प्रथा आज से तो चली नहीं आ रही है कि शादी में स्कॉर्पियो चाहिए, बुलेट चाहिए, ये आज की नहीं है, ये प्राचीन काल से ही है। तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य को मिलेंगे दहेज नहीं, ये स्कॉर्पियो नहीं मिलेंगे, हाथी घोड़े नहीं मिलेंगे, राज्य मिलेंगे दहेज में, 4 प्रांत मिल जाएंगे दहेज में, पूरा अफगानिस्तान ले लेगा दहेज में। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और भैया जो अखंड भारत की सीमा कही जाती है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में थी। तो आप समझिए, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण होता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य घमासान युद्ध होता है, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए, क्योंकि आप जानते हैं कि वैसे तो वो बहुत ज़्यादा वीर पुरुष है। इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बहुत ज़्यादा है, इसके पास हाथी भी बहुत ज़्यादा है, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है चाणक्य, और चाणक्य की बुद्धिमत्ता के आगे कोई टिक नहीं सकता। तो इस युद्ध में आसानी से जीत गए चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए तो सेल्यूकस निकेटर बचने के लिए उसने क्या किया कि उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो आप लिखेंगे कि नहीं तो बंदी बनना पड़ता। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि आप लिखेंगे सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, भैया विवाह तो कर दिया। अगर हम बात करें कि आखिर इसकी पुत्री का नाम क्या था, तो इसकी पुत्री का नाम था हेलेना। मैंने अभी लिखाया था पत्नियों के नाम में, इसका नाम था हेलेना। इसे कार्नेलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे कार्नेलिया भी कहा जाता है। तो इसके साथ भैया चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो हम भारतीय लोग हैं तो हम दहेज लेंगे। अब दहेज लेंगे तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या मिला? तो अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 प्रांत मिले थे। आज की तरह नहीं, बड़ी बड़ी चीजें मिली थी। पूरा प्रांत यानी कि पूरा राज्य मिल गया था, पूरा अफगानिस्तान आप कह सकते हैं मिल गया था। तो आप लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दहेज में मिले, 4 प्रांत दहेज में मिले। आप कहेंगे भैया कौन कौन से प्रांत दहेज में मिले थे? तो अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान।
ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले थे। जब उसका विवाह किसके साथ हुआ था? जब उसका विवाह हेलेना के साथ हुआ था, तो उसे ये 4 प्रांत क्या मिले थे? तो आप कहेंगे ये 4 प्रांत उसमें मिले थे, दहेज में मिले थे। बताइए, इतने प्रांत ऐसे दहेज में मिल गए। यानी कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, इन सब को चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में सिर्फ हासिल कर लिया और अखंड भारत की सीमा का निर्माण किया। अगर हम बात करें तो भैया ये जो कंधार है, इसे यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो भैया कंधार को क्या कहते हैं? तो कंधार को कहते हैं अराकोसिया। अराकोसिया कहते हैं कंधार को, अराकोसिया कहते हैं। काबिल को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे पेरीपेनिसडाई। पेरीपेनिसडाई, ये नाम आप याद रखिएगा, यूनानी नाम है। कंधार को यूनानी में अराकोसिया कहा गया, क्योंकि क्या है कि हमने जब इतिहास जाना तो यूनानी ग्रंथों को भी देखा, तो वहाँ पर क्या था? इन नामों का जिक्र था। तो हमने यह जाना कि भैया जो ये अराकोसिया है, इससे कंधार कहा इन्होंने, पेरीपेनिसडाई को काबुल कहा, हेरात किसे कहा? तो आप कहेंगे एरिया। हेरात का यूनानी नाम एरिया है, और बलूचिस्तान को जेड्रोसिया। क्योंकि आप देखते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य आया था तो जो अफगानिस्तान वाला इलाका था, यानी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये हमारा प्यारा सा भारत है, ये हो गया हमारा प्यारा सा भारत। तो अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल में नहीं बना रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये भारत का है एरिया, तो ये अफगानिस्तान आता है ना, ये अफगानिस्तान आता है, वैसे ही मैं समझा देता हूँ। तो इधर वाले क्षेत्र पर सिकंदर का ही कब्जा था, क्योंकि सिकंदर यहीं से वापस लौटा था ना, इस वाली सीमा से वापस लौट गया था, तो यहाँ से वापस लौटा था। तो इधर के पहले जितनी सीमाएं थी वहाँ पर यूनानी छत्रप नियुक्त कर गया था। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था कि अपने विजयी क्षेत्रों पर उसने यूनानी छत्रप नियुक्त किए थे। तो इस वाले क्षेत्र पर सिकंदर का ही कब्जा हुआ करता था। उसकी मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर का कब्जा हो गया, और उन्हीं क्षेत्रों को दहेज में प्राप्त कर लिया। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हीं क्षेत्रों को दहेज में प्राप्त कर लिया। तो भैया एक मतलब पुत्री से शादी हुई, बीवी मिल गई, उसके बाद 4 प्रांत मिल गए, और इसके बाद क्या हुआ? एक चीज की भैया सेल्यूकस ने कहा चंद्रगुप्त से कि अब देखो तुम मेरे दामाद बन गए हो, मैं तुम्हारा ससुर बन गया हूँ, मेरी पुत्री से तुमने विवाह कर लिया है, मैंने 4 प्रांत भी तुम्हें दे दिए, तो मेरी एक इच्छा है। तो चंद्रगुप्त ने कहा बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? कहें कि अब ससुर हूँ तो मुझे कुछ दे दो, मैं एक चीज़ चाहना चाहता हूँ। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे हाथी दे दो कुछ, क्योंकि हाथी के लिए मैंने तुम पर युद्ध किया था, आक्रमण किया था। तो चंद्रगुप्त ने कहा तो ले लो हाथी। तो चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दे दिए। इसके बाद आप देखेंगे कि सेल्यूकस को 500 हाथी दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दे दिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये 3 चीजें हुई, एक तो शादी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की, उसे दहेज में ये प्रांत मिल गई, और तीसरा इसने अपने ससुर को यानी कि सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी उपहार में दे दिए, जो उसकी इच्छा थी, जिसलिए उसने आक्रमण किया था। नोट करिए, फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वीडियो एकदम फैंटास्टिक चल रही है, तो फटाफट नोट करिए, फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। चलिए आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ फटाक से। बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ें समझते हुए चलिए, और सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए अब क्लासेस में लूँगा रेगुलर, तो चिंता ना करिए। जो जो दोस्त कह रहे थे कि भैया सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए, 10 दिन के अंदर मैं आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का मैं करा ही दूंगा, एकदम कन्फर्म है। तो चलिए मैं इसे इरेज कर चुका हूँ। अब बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। अच्छा, जो हेलेना थी वो क्या थी कि उनके साथ उनके पिता ने एक राजदूत भी भेजा था। तो आप लिखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना थी, कार्नेलिया जैसे हम कहते हैं, तो हेलेना के साथ क्योंकि हेलेना को भारतीय भाषा नहीं आती थी, तो उन्होंने एक राजदूत भी भेजा था कि मेरी पुत्री सुरक्षित रहे और कोई ज़रूरत हो तो मेगस्थनीज नाम का राजदूत उसकी मदद भी करे। तो हेलेना के साथ सेल्यूकस ने एक यूनानी राजदूत भेजा, एक यूनानी
राजदूत भेजा, राजदूत भेजा। भैया आप कहेंगे कि उस राजदूत का नाम क्या है, तो उस राजदूत का नाम है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज उस राजदूत का नाम है। और इस राजदूत ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसे आप नोट कर लीजिए, इंडिका नाम है उस पुस्तक का। नोट करिए, पानी पी लेता हूँ, प्यास बहुत ज़्यादा लग जाती है, गला सूखने लगता है। चलिए मैं बात करता हूँ। तो हेलेना के साथ उसके पिता सेलुकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम है मेगास्थनीज, और इसी मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी। इसने क्या की थी, एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम है भैया, तो उस पुस्तक का नाम है इंडिका। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हैं। और इस इंडिका पुस्तक में मौर्य प्रशासन की चर्चा मिलती है, या मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य प्रशासन की चर्चा मिलती है, मौर्य प्रशासन की चर्चा मिलती है, चर्चा मिलती है। अब परीक्षा में और कुछ प्रश्न एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर पर जब आक्रमण किया, दोनों में युद्ध हुआ, तो फिर क्या हुआ कि कुछ यूनानी इतिहासकारों ने इस घटना का भी जिक्र किया। तो क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी में कुछ दूसरे नाम से जाना गया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ यूनानी नाम भी है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम कौन से हैं, अन्य नाम, या आप कह सकते हैं यूनानी नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा गया है। क्या कहा गया है, तो एंड्रोकोट्स कहा गया है, एंड्रोकोट्स कहा गया है। किसे, तो एंड्रोकोट्स कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे एंड्रोकोट्स कहा गया है। ये तो आप जान गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनको सेंड्रोकोट्स कहा गया है। क्या कहा गया है भैया, तो इनको सेंड्रोकोट्स कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा गया है। ये बातें हो गई। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया है, भारत का मुक्तिदाता। ये तीन अन्य नाम हैं इनके, या आप कह सकते हैं ये तीन इनके उपनाम हैं, जिन नामों से इन्हें जाना जाता है। किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा गया, इनको सेंड्रोकोट्स कहा गया। एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स यूनानी इतिहासकारों ने कहा है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, तो आप कहेंगे भैया एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। इसके अतिरिक्त इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। अच्छा, परीक्षा में पूछ लेता है कि एंड्रोकोट्स किसने कहा, तो ये आप कहेंगे कि ये भैया एपियन तथा प्लूटार्क, एपियन तथा प्लूटार्क नामक इतिहासकार ने। ये कौन थे, तो ये इतिहासकार थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, एंड्रोकोट्स कहा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जस्टिन इतिहासकार थे, जिन्होंने क्या कहा, तो जस्टिन ने कहा इन्हें सेंड्रोकोट्स। जस्टिन किसका नाम है, तो एक इतिहासकार थे, इनका नाम। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन था, जो सीमाएं थीं वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैली थी, और इसने 4 प्रांत दहेज में भी प्राप्त किए थे। इसलिए क्या हुआ कि इसे भारत का मुक्तिदाता कहा गया। मुक्तिदाता कहने का मेन रीजन ये था कि जो अफगानिस्तान क्षेत्र वाला इलाका था, अफगानिस्तान क्षेत्र का इलाका था, वहाँ पर यूनानी छत्रप यानी कि यूनानी राज्यपाल रहा करते थे, यूनानियों का शासन हुआ करता था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उन पर आक्रमण कर या जब युद्ध हुआ तो उन क्षेत्रों पर कब्जा कर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि उन क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जब भैया इसे साम्राज्य में मिला लिया तो इसे भारत का मुक्तिदाता कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसने यूनानी छत्रपों से भारत को मुक्त किया था, यूनानी राज्यपालों से, यूनानी शासकों से भारत को मुक्त कराया था। यानी कि भारत की जो प्रजातंत्र की, आप कह सकते हैं पराधीनता की बेड़ियां थीं जो कुछ क्षेत्रों में लग चुकी थीं, उससे मुक्त कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए इसे भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि यूनानी छत्रप से भारत को मुक्त कराने के लिए इसे कहा गया, यूनानी छत्रपों से भारत को मुक्त कराने पर इसे क्या कहा गया, तो इसे भारत का मुक्तिदाता कहा गया।
इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप आप ये सारी चीज़ें जान गए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक झील है जिसके बारे में परीक्षा में अक्सर प्रश्न बन जाता है, जिसका नाम है सुदर्शन झील। क्या नाम है? तो आप कहेंगे भैया सुदर्शन झील के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है और एसएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक रह चुका है। तो एक सुदर्शन झील थी जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, या आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। तो इस सुदर्शन झील का जो जिक्र है वो किस अभिलेख में मिलता है? आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है कि सुदर्शन झील का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। ये लिख लीजिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। और जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील का उल्लेख आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अच्छा भैया, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये किसने जारी करवाया था? आखिर ये किसका अभिलेख है? किसने इसे बनवाया था या जारी करवाया था? तो रुद्रदामन नाम के एक शासक थे, इन्होंने गुजरात के शासक थे, तो रुद्रदामन ने इसे जारी करवाया। रुद्रदामन ने जारी करवाया। कहाँ के शासक थे? तो भैया ये गुजरात शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो आप कहेंगे गुजरात के शासक थे। गुजरात के शासक। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो ये जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने करवाया? आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है भैया कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो इस सुदर्शन झील का यानी सुदर्शन झील जो है उसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के ही राज्यपाल, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने। किसने? तो आप कहेंगे पुष्यगुप्त। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो आप कहेंगे भैया सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के ही राज्यपाल पुष्यगुप्त नाम के राज्यपाल ने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। और एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, इससे कई बार प्रश्न पूछ चुका है। तो सुदर्शन झील का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख रुद्रदामन जो गुजरात के शासक थे उन्होंने जारी करवाया था। इतनी चीज़ें हो गई, नोट करिए। फिर जो लास्ट की कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। फटाफट इरेज करते हैं और आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन जाता है, तो हम अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर ब्लैक दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा इसमें स्क्रैच आ गए हैं तो ब्लैक दिखने लगता है, अच्छे से साफ नहीं होता। तो चलिए मैं फटाफट से इरेज कर देता हूँ। एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी क्योंकि इसके शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में। तो आप लिख लीजिएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये जैन मतानुयायी था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को? तो भैया यह जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म। और प्रथम जैन संगीति इसी के शासनकाल में हुई थी। तो आप लिख लीजिएगा कि प्रथम जैन संगीति इसी के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? इसी शासनकाल में हुई, इसी के शासनकाल में हुई। किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुई थी भैया? तो प्रथम बौद्ध संगीति 300 BC में, यानी कि 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्त। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। आप कहेंगे भैया इसके अध्यक्ष कौन थे? ये फर्स्ट जैन संगीति थी। क्या थी? तो आप कहेंगे फर्स्ट जैन संगीति, और ये जो फर्स्ट जैन संगीति थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। शासनकाल किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन।
भैया इसके अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो फर्स्ट जैन संगीति थी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे दोस्त इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। क्या थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और इसी के शासनकाल में क्या होता है कि प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में टूट जाता है। पहला भाग श्वेतांबर, दूसरा भाग दिगंबर। मैंने आपको जैन धर्म में पढ़ाया था, लेकिन एक बार बता देता हूँ कि इसी फर्स्ट जैन संगीति में क्या होता है कि जो जैन धर्म है वो 2 भागों में टूट जाता है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे पहला श्वेतांबर, छोटा दिख रहा होगा लेकिन आप जानते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ जैन धर्म। और दूसरा था दिगंबर या दिगंबर जिसे हम कहते हैं। दिशाएं जिसका वस्त्र हो, जिसका वस्त्र सफ़ेद हो उसे श्वेतांबर कहते हैं। दिशाएं जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहते हैं। ये बातें क्लियर होगी। जो श्वेतांबर शाखा के प्रमुख थे वो थे स्थूलभद्र, जिन्होंने प्रथम जैन संगीति का क्या किया था, नेतृत्व भी किया था, जिसके अध्यक्ष थे। दिगंबर के थे भद्रभाव। तो ये अलग हो गया था। जो श्वेतांबर शाखा है वो उत्तर भारत में फैली, जो दिगंबर लोग हैं वो दक्षिण भारत में ज़्यादा थे। तो इस चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। दिगंबर वाले जो थे वो दक्षिण भारत में चले गए थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था यह जैन धर्म को मानता था और इसी के शासनकाल में एक भयंकर क्या पड़ा, तो आप कहेंगे भयंकर अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आप कहेंगे 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। कितने वर्षों का? आप कहेंगे 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। अब भैया 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त बहुत ज़्यादा दुखी थे इस बात से। अकाल खत्म ही नहीं हो रहा था, प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान थी, फसलें उग नहीं रही थी, लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। तो इस बात से चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज़्यादा दुखी हुए और वो कहाँ पर गए, तो वो गए जैन धर्म के दिगंबर शाखा के जो प्रमुख थे भद्रभाऊ, जैन धर्म के जो मुनि थे भद्रभाऊ, उनके पास गए और कहा गुरुवर कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि यह अकाल खत्म हो जाए। तो भद्रभाऊ ने उन्होंने कहा कि जो इस राज्य में पाप हुए हैं, नंदों ने अत्याचार किए थे, फिर युद्ध हुए, उसमें खून बहा, इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है कि इसी के कारण अकाल पड़ा है। तो इसका आपको क्या करना होगा, तो इसका पश्चाताप करना होगा। पश्चाताप कहते हैं उसे। तो पश्चाताप करना होगा और उसके लिए क्या करना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ अपना राज्य छोड़कर कहाँ चले गए, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए और वहाँ पर उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 298 BC में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा। इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप देखेंगे 298 BC में जैन मुनि भद्रभाव के साथ चंद्रगुप्त 298 BC में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पर चले गए, तो आप कहेंगे श्रवणबेलगोला में चले गए। और यहाँ जो श्रवणबेलगोला है ये कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला या आप कह सकते हैं मैसूर में स्थित है, दोनों एक ही है। तो कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला और यहाँ पर चंद्रगिरी नाम की पहाड़ी पर, चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर, वो पहाड़ी आज भी स्थित है, जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। तो चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर संलेखना विधि से संलेखना विधि क्या होती है? जैन धर्म में एक विधि होती है जिसमें बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी पिए रहा जाता है कि जब तक प्राण अपने आप ना निकल जाए, उसे संलेखना विधि कहते हैं। तो संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए। किसने त्याग दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था अकाल से। तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी कि 298 BC में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला कर्नाटक गए। वहाँ पर चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। क्यों त्याग दिए थे? क्योंकि 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, उसका पश्चाताप करने के लिए। अगर हम बात करें तो संलेखना विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें बिना कुछ खाए पिए, पानी पिए रहा जाता है। जब तक रहा जाता है तब तक
प्राण न निकल जाए, यानी कि कुछ नहीं दिया जाएगा, वैसे बैठे रहेंगे, ध्यान करे रहेंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब गए थे तो बिंदुसार को राज्य सौंप कर गए थे, यानी कि बिंदुसार को राज्य सौंप कर गए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो कैसे लगी आपको? चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने आपको बेहतरीन तरीके से, शानदार, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ा दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अपने 1-2 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको मैं इसका PDF दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।